Budget talks about privatization. What does it really mean in the Indian context? लेकिन बैंक कर्मचारियों और अधिकारी इस तर्क को पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। We need banks of the size of State Bank of India in this country, many more of them. Are now on strike. Did they tell their customers that they are going to be on strike? Is there chaos? Is there confusion? What's the situation like? ये बैंक्स प्राइवेटाइज क्यों हो रहे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक अब इतने कम क्यों बचे हैं? ये सारे बैंक को प्राइवेटाइज करके फायदा क्या हो रहा है सरकार को? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस बजट में जो पेश किया गया था उसमें 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कराने की बात की गई थी। अब ये कौन से 2 बैंक्स हैं इस पे अब तक फैसला नहीं आया है, लेकिन 4 बैंक शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और वो कौन से 4 बैंक्स हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए, समझिए कि प्राइवेटाइजेशन बैंक्स में क्यों हो रहा है और इससे सरकार को या आपको और मेरे को क्या फायदा हो सकता है। अब जैसे कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसके पहले भी काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है इनका ये एजेंडा रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करें। और इसी डिसीजन के चलते जो बजट में लिया गया था कि 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, बैंक्स के यूनियन ने 2 दिन का स्ट्राइक भी डिक्लेयर किया था 15 फरवरी से। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। अब अगर ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा और एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा। बिकॉज आपको पता होगा कि पहले गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स कितनी सारी होती थी, सिर्फ बेसिकली सरकारी बैंक्स ही होती थी। लेकिन अगर ये चीज़ भी लागू कर दी जाती है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो एनडीए सरकार का ये भी फैसला है कि अगर अगले सत्र में आते हैं और ज़्यादा सरकार में रहते हैं तो इनका ये मानना है कि 4 से 5 ही गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स या तो पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे, बाकी सबको प्राइवेटाइज करने का इनका एजेंडा है। लेकिन ये राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करूं तो 1969 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब ये राष्ट्रीयकरण ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स किया गया था और अब जैसा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही बड़ा शिफ्ट है और प्राइवेट बैंक्स बहुत की रोल प्ले करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रपोजल क्यों लाया गया है। तो इस यूनियन बजट में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात की गई थी, अलॉन्ग विद इन एडिशन टू आईडीबीआई बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब अगर मैं बात करूं कि आईडीबीआई बैंक कहां से आ रहा होगा, बिकॉज आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा तो आईडीबीआई बैंक तो ऑलरेडी प्राइवेट है, लेकिन नहीं, आरबीआई अपने बुक्स में आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट बैंक मानता है। लेकिन अगर देखा जाए आईडीबीआई बैंक का मैक्सिमम शेयर है एलआईसी के पास और एलआईसी आपको पता है ये टोटल गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये भी एक तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक ही है और इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। तो अगर आईडीबीआई को जोड़ा जाए तो सिर्फ 13 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं और अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो मात्र 10 बचेंगे। स्ट्रैटेजिक सेल और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की भी बात की गई है इस यूनियन बजट में। बेसिकली 4 मेजर सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में अगर मैं बात करूं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पे सरकार अपना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं रखना चाहती है। अब सरकार का इसमें ये कहना है कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसमें सरकार को अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल डालना पड़ता है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स डालने पड़ते हैं जिस चक्कर में ये चल पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा सरकार को नहीं दिख रहा है। अब ये जो पैसा हम इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डालते थे ये ना इसमें डाल के बाकी जगहों पे डाल सकते हैं जहाँ से डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे रोड्स की हो गई या बाकी जो भी आपके सप्लाईज हैं जहाँ पे आप कैपिटल डालना चाहते हो वहाँ पे डाल के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। और ये जो बैंक्स का कैपिटल इंजेक्शन होगा इसको प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ये प्राइवेट बॉडीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको कैपिटल इंड्यूस करना। अब जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या तो स्ट्रेस्ड एसेट्स की मैं बात करूँ तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। तो ये भी एक मेजर रीजन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कम प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन और डिविडेंड पेमेंट की तरफ से। बिकॉज जब उनको ज़्यादा पैसा लोन में ही देना पड़ जाता है, फिर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, उसके बाद इनको अपनी जेब से ही देना पड़ता है, तो फिर ये प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में रखा है इस फैसले को लेने से पहले। अब अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स में सरकार ने 70,000 करोड़ डाला सितंबर 2019 में और उसके पहले 80,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2018 में सरकार डाल चुकी है। लेकिन ये सब डालने के बावजूद ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं कमा के दे रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। इसीलिए 2019 में सरकार ने फैसला लिया कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करके सिर्फ 4 बैंक्स में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड होगा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इनका देखा जाए सरकार का तो उनका ये भी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इनको प्राइवेटाइज करना है और अगर कोई कमजोर बैंक है तो किसी स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ उसका मर्जर कराना है। बिकॉज ये भी आप सुनते रहते होंगे कि 2 बैंक्स का मर्जर हो गया, तो बेसिकली उसके पीछे यही रीजन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होंगे, ये किसका फैसला कैसे लिया जाएगा।
तो इसका प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले नीति आयोग अपने रिकमेंडेशंस देता है उन बैंक्स के बारे में, उसके बाद वो जाता है एक पैनल को जो कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, बेसिकली IAS या वैसे बड़े बड़े डेलीगेट्स, और एक बार वहाँ से फाइनल होता है तो बेसिकली एंड में वो जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जहाँ पे मेन फैसला लिया जाता है कि कौन से 2 बैंक शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इस बार के प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब इस पे सरकार का ये कहना है कि इनका जो फैसला था जो बड़े बड़े मर्जर्स कराने का और जो इक्विटी या कैपिटल इंजेक्शन ये करवा रहे हैं कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इससे बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पिछले कुछ सालों में, लेकिन अगर ये कंपेयर किया जाए प्राइवेट बैंक से तो फिर भी काफ़ी मात्रा में कम है। अगर बात करूँ मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्ट्रेस एसेट्स की, तो उसकी मात्रा पहले जितनी थी अब उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंज उसमें नहीं लाया गया है। इन्हीं सब रीजंस के लेते चलते गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं करना चाहती है और इन बैंक्स को प्राइवेटाइज कराना चाहती है। अब इसमें एक मेजर चेंज ये भी है कि कोविड के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस दिए गए थे RBI के द्वारा और काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को ये आज़ादी दी गई थी कि आप लोन लॉस रिपोर्ट कर सकते हो, हायर NPA दिखा सकते हो, बिकॉज लोगों के पास काम नहीं है तो डेफिनेटली आपको उनको लोन तो देना ही पड़ेगा ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन इस चलते, और अगर बात करूँ मैं RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो 7.5% था हमारा ग्रॉस NPA रेशियो सितंबर 2020 में, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर 2021 तक ये 13.5% तक पहुंच जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही ये NPA रेशियो बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि बैंक के पास कैपिटल नहीं है और इवेंचुअली सरकार को उनको पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा जिंदा रखने के लिए, और यही चीज़ सरकार नहीं चाहती है। वो चाहती है कि प्राइवेटाइज हो जाए ताकि हमारे सर से ये बोझ हटे और जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वहीं इसको हैंडल करें और इसको आगे लेके चलें। अब अगला सवाल ये आ रहा होगा, क्या प्राइवेट बैंक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ये सरकार ये फैसला ले रही है? तो अब मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। तो अगर मार्केट शेयर देखा जाए लोन्स में, तो वो प्राइवेट बैंक्स में 36% था 2020 में, जो कि 2015 में 21.26% था। तो आप जंप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर लोन में कितना बड़ा है प्राइवेट बैंक्स का। और वही अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो उनका शेयर गिरा है, जो कि पहले 74.28% था और अभी 59.8% है। और एक और मेजर फैक्टर ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने आप को ग्रो करने के लिए कोई नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अपना UI बहुत एडवांस बनाएंगे, काफ़ी सारे फीचर्स इंस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से ना लोगों को एक फ्री हैंड मिल जाता है, उनको एक बहुत अच्छा ईजी वे हो जाता है उनके लिए बैंकिंग करना, जो कि अब अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, बहुत इश्यूज़ रहते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कम देखने मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोर्स कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर एक तरफ प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा इशू ये है इनके पास कि इनको गवर्नेंस कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बोला, सरकार कंट्रोल नहीं करती है तो ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ जो कि हो चुके हैं। जैसे कि ICICI बैंक के जो MD और CEO थी चंदा कोचर, आपने न्यूज़ में सुना होगा, इनको सैक किया गया था क्योंकि इन पर आरोप था कि ये डूबियस लोन्स एक्सटेंड कर रही थी अपने हस्बैंड को, और जिसके चक्कर में अभी भी केस चल रहा है। दूसरी जगह बात की जाए तो येस बैंक के CEO जो थे राणा कपूर, इन पे भी एक एलिगेशन लगा हुआ है और ये एलिगेशन अभी भी फेस कर रहे हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है RBI के द्वारा काफ़ी एजेंसीज की तरफ से कि इनने भी काफ़ी झोल किया है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता है, प्राइवेट बैंक्स को लगता है कि इनकी मोनोपोली है और थोड़ा झोल करते हैं, जिस चक्कर से ये प्राइवेटाइजेशन कराना एक रिस्क भी हो सकता है। और आपने ये भी सुना होगा कि इस डूबियस एक्टिविटीज़ की वजह से जो लक्ष्मी विलास बैंक रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आया था, तो इसका भी मर्जर करवाना पड़ा इन्हें DBS बैंक जो कि सिंगापुर का है, ताकि कंट्रोल रहे और मेजर बैंक्स का मर्जर हो। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन या अपना स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 51% से कम करना चाहती है, ताकि मेजॉरिटी स्टेक इनका ना हो और जब कैपिटल की जरूरत पड़े बैंक को तो इनको इंड्यूस ना करना पड़े। इस चक्कर में काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इनको प्राइवेटाइज करवा रहे हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर्स उनका हैंडल करें। और ये जो पैसा ये बचा रहे हैं बैंक्स में कैपिटल इंड्यूस करने से, ये पैसा ये अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं और बाकी सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इनिशियली वो जो 4 बैंक हैं जिनमें से 2 शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वो कौन से हैं जिनके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। तो एक है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 इनिशियली शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इनमें से कौन 2 का नंबर आता है ये तो आपको वक्त ही बताएगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों तक पहुँचाइए ये चीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वरना आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप मिस कर सकते हैं। तो जहाँ है खुश रहिए, सेफ रहिए।